अस्सलाम वालेकुम। ये लेक्चर बीए ज़ूलॉजी 6 सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए है। सब्जेक्ट है इवोल्यूशन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टमेटिक्स। टॉपिक है थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जिसे डार्विन थियरी ऑफ इवोल्यूशन भी कहते हैं, इट वाज प्रपोज बाय चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन जो था, ही वाज इंग्लिश नेचुरलिस्ट, इंग्लैंड में पैदा हुआ था। ही वाज बर्न इन 1809 एंड डाइड इन 1882। उसके जो मशहूर है कि उसने 1831 से 1836 तक 5 साल तक जो है उसने पूरी दुनिया के गिर्द एक समंदरी सफ़र किया था। जिस शिप में उसने सफ़र किया था उसका नाम था HMS बीगल, जिसके दौरान जो है उसने मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म जो है उसके जो फासिल्स थे वो स्टडी किए। और जब वापस आ गया तो फिर उसने एक थ्योरी पेश की। थ्योरी का नाम था थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, कॉमनली डार्विनिज्म भी कहते हैं। एक जिस बुक में पब्लिश किया था, बुक का नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ इन इट वाज पब्लिश इन 1859। और ये बुक जो है 19वीं सेंचुरी के साइंस में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक जो है ये कंसिडर किया जाता है, और सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला बुक भी जो है ये है। थ्योरी का जो स्टेटमेंट है, हम स्टेटमेंट इस तरह कह सकते हैं कि दोज ऑर्गेनिजम्स बेस्ट अडेप्टेड टू देयर इन्वायरमेंट हैव अ बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। जिन ऑर्गेनिज्म में चेंजेस आते हैं और ये ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट के साथ बेस्ट अडेप्टेड होते हैं, तो जो बेस्ट अडेप्टेड ऑर्गेनिज्म होंगे उसके चांसेस ऑफ सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन जो है ये बाकी की निस्बत ज़्यादा होंगे। इवोल्यूशन किस तरह होती है, मतलब किस तरह चेंजेस आते हैं, तो थ्योरी में दो मेन पॉइंट्स जो है इसके लिए मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन के लिए पेश किए गए थे। एक जो है डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, जिसे हम कॉमन इवोल्यूशन कहते हैं। हम कहते हैं कि इवोल्यूशन इज डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। और दूसरा है नेचुरल सिलेक्शन। डिसेंट विद मॉडिफिकेशन का मतलब ये है कि द स्पीसीज़ लिविंग टुडे डिसेंडेड फ्राम एंसेस्ट्रल स्पीसीज़। आजकल जो ऑर्गेनिज्म मौजूद है ये पुराने ज़माने के ऑर्गेनिज्म से जो है उसमें जैसे जो है डेवलप हुए हैं। किस तरह उसमें आहिस्ता आहिस्ता जो है चेंजेस आए हैं, और ये चेंजेस जो है ये आहिस्ता आहिस्ता जमा होकर आखिर में जो इसमें से एक नए स्पीसीज़ बने हैं। तो दिस रिजल्ट्स इन डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज़, मतलब ज़्यादा स्पीसीज़ जो है ये बन चुके हैं उसमें से। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब ये है कि प्रोसेस, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स चेंज ओवर टाइम। ऑर्गेनिज्म में टाइम के साथ चेंज आते हैं, लेकिन किस रिजल्ट में? एज अ रिजल्ट ऑफ चेंजेस इन हेरिटेबल फिजिकल और बिहेवियरल ट्रेट्स। ट्रेट्स में या करेक्टर में चेंजेस आते हैं, और फिर उसके जो है इनहेरिटेंस होती है, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं, और आखिर में जो है टाइम के साथ साथ उसमें ऐसा ऐसा चेंजेस आते हैं। दिस प्रोसेस इज नेचुरल सिलेक्शन। या सिंपली हम लोग ये भी कह सकते हैं कि द बेस्ट adapted organisms are selected by the nature। तो जिस तरह नेचर चूँकि इसको सेलेक्ट करता है तो दिस इज नेचुरल सिलेक्शन। दूसरा होता है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन में जो है इंसान जो है बेस्ट जो उसके मुताबिक जो करेक्टर होते हैं उसको जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये नेचुरल, चूँकि नेचर सेलेक्ट कर लेते हैं तो नेचुरल सिलेक्शन। और मेन पॉइंट्स जो है थ्योरी के, तो है रैपिड मल्टीप्लिकेशन, लिमिटेड इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, वेरिएशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इनहेरिटेंस ऑफ द यूजफुल, वेरिएशन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज या स्पेसिएशन। मतलब किस तरह जो है ये चेंजेस आते हैं और एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज बन सकते हैं। तो इसके स्टेप्स हैं। पहला ये है कि ओवर प्रोडक्शन। ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग देन कैन सर्वाइव। दुनिया में हर एक इंडिविजुअल की ये खसूसियत है और ये डिज़ायर है कि उसके बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हो, और इसमें ये खसूसियत भी मौजूद है, एक नेचुरल कैपेसिटी मौजूद होती है कि मतलब वो कितने मैक्सिमम जो है वो बच्चे पैदा कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पैरामीशियम है, ये इसमें ये खसूसियत है कि 48 घंटों में जो है 48 आवर्स में 3 टाइम्स डिवाइड होता है, और अगर इसी रेट से ये डिवाइड हो और इस पर कोई चेक एंड बैलेंस ना हो तो 5 साल में ये इतना साइज से बनेगा विच इज़ इक्वल टू द 10,000 टाइम्स ऑफ द साइज़ ऑफ द अर्थ। इतना इसमें से बन सकता है। कोट पेश है, एक साल में तकरीबन जो है मिलियन एग्स पैदा कर लेते हैं। अगर ये सारे एग्स इस तरह डेवलप हो जाएं और उसमें से बच्चे निकल आए, फिर वो बच्चे जो है वो डेवलप हो जाए और वो बच्चे जो है फिर उसके इस तरह बच्चे पैदा हों, तो 5 साल में जो है पूरा एटलांटिक ओशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ कोट फिश से जो है भर जाएगा। एलिफेंट है, मेमल्स में सबसे स्लोवेस्ट ब्रीडर है। आप लोग जानते हैं कि 30 साल में जो है ये पहले बच्चे देता है, और इसका एवरेज लाइफ जो है ये 100 ईयर्स होते हैं, और 100 ईयर्स जो है उसमें ये तकरीबन 6 बच्चे पैदा कर लेते हैं। लेकिन अगर ये इस तरह ये अनचेक रहे तो ये सिंगल पेरेंट जो है उसमें से 750 मिलियन सालों में जो है ये तकरीबन 19 मिलियन पॉपुलेशन जो है ये पैदा कर सकते हैं। तो मतलब ये है कि ये एक नेचुरल जो है ये कैपेसिटी हर एक में मौजूद है, लेकिन ये होता नहीं है। क्यों नहीं होता? ड्यू टू लिमिटेड इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज। इन्वायरमेंट में रिसोर्सेज जो है, रिसोर्सेज आप लोग जानते हैं कि थिंग्स दैट ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फॉर द सर्वाइवल।
जो सर्वाइवल के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसमें है सबसे इंपॉर्टेंट जो है फूड है, वाटर है, स्पेस है, मेट है, क्योंकि मेट रिप्रोडक्शन के लिए ये ज़रूरी होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब ये जो है ये इन्वायरमेंट पे लिमिटेड होते हैं, इसी वजह से जो है ऑर्गेनिज्म ज़्यादा है, रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, तो क्या होगा, दिस विल लीड्स टू स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। हर एक कोशिश करेगा कि उसमें से दरमियान जो है ये वो बाकी रहे, तो इसके दरमियान जो है एक कंपटीशन पैदा होगा। जब स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस पैदा होगा कंपटीशन, तो कंपटीशन जो है ये 3 तरह के होते हैं, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल एंड एनवायरमेंटल स्ट्रगल। इंट्रा स्पेसिफिक विद इन द स्पीसीज़, एक ही स्पीसीज है उसके मेंबर्स के दरमियान जो स्ट्रगल है उसे कहते हैं इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। फॉर एग्जांपल एक इंसान है, दूसरा भी इंसान है, तो इंसानों के दरमियान जो कंपटीशन होगा ये इंट्रा स्पेसिफिक होगा। दूसरा जो है इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल। इंटर स्पेसिफिक ये है कि दो मुख्तलिफ स्पीसीज़ के दरमियान जो स्ट्रगल होता है, फॉर एग्जांपल अब इंसान है, ये भी ऑर्गेनिज्म है, और बाकी जो जानवर है उनके दरमियान जो कंपटीशन होगा, तो इंसान अलग स्पीसीज़ है, काव, गोट, शीप वगैरह अलग स्पीसीज़ है, तो उनके दरमियान जो कंपटीशन होता है उसे कहते हैं इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल या कंपटीशन। इन्वायरमेंटल स्ट्रगल ये है कि ये हमेशा के लिए जो है सिर्फ लिविंग थिंग्स के दरमियान नहीं होता, मतलब लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के दरमियान भी होता है इन्वायरमेंट के साथ। इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आते हैं, मसलन हीट है, कोल्ड है, ड्रॉट है, खुश्की, फ्लड, फेमीन, काहत है, तो इसके साथ जो कंपटीशन होता है उसे कहते हैं एनवायरमेंटल स्ट्रगल। तो ये 3 तरह के स्ट्रगल जो है हर एक इंडिविजुअल एट ए टाइम जो है उसके साथ ये होते हैं। अब इसमें नेक्स्ट जो है वेरिएशन एंड एडाप्टेशन। दुनिया में कोई भी 2 इंडिविजुअल्स एग्जैक्टली सेम नहीं होते, और उन जब एग्जैक्टली सेम नहीं है तो उसके रिक्वायरमेंट्स भी एग्जैक्टली सेम नहीं होंगे, क्योंकि जब इंडिविजुअल्स एक दूसरे से थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं तो रिक्वायरमेंट भी थोड़े से मुख्तलिफ हो सकते हैं। अब ऑर्गेनिज्म जो है एन इनहेरिटेड ट्रेट दैट इंक्रीजेज इन ऑर्गेनिज्म्स चांस ऑफ सर्वाइवल इज कॉल्ड एडाप्टेशन। ऑर्गेनिज्म जो है उसमें एडाप्टेशन आते हैं, मतलब मुताबिकत को कहते हैं कि माहौल के चेंजेस के साथ जो उसमें जो चेंजेस आते हैं और वो माहौल के मुताबिक होते उसे एडाप्टेशन कहते हैं। वेरिएशन 2 तरह के होते हैं, कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। कंटिन्यूस वेरिएशन ये है कि इसमें ग्रेडेशन होती है, स्लोली एराइज होते हैं और एक ख़ास रफ्तार से जो है ये इस तरह मतलब स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है ये डेवलप होते हैं, तो ये कंटिन्यूस वेरिएशन है। डिसकंटिन्यूस ये सडनली अपीयर होते हैं, दरमियान में जो है कोई ग्रेड नहीं होता, इट शोज़ नो ग्रेडेशन। डिसकंटिन्यूस वेरिएशंस को हुगो डी वेरिस ने जो है म्यूटेशन का नाम बाद में दिया था। अब इन दोनों में से डार्विन ने कहा था कि कंटिन्यूस वेरिएशंस आर इम्पोर्टेंट फॉर एवोल्यूशन, कंटिन्यूस वेरिएशंस आर इम्पोर्टेंट फॉर एवोल्यूशन, ये डार्विन ने उसमें कहा था। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है या नेचुरल सिलेक्शन। अब आप जानते हैं कि वेरिएशंस आ गए, तो वेरिएशन जब आ जाते हैं तो अगर ये वेरिएशंस या तो हार्मफुल हो सकते हैं या बेनिफिशियल हो सकते हैं। कौन डिसाइड करेगा कि ये हार्मफुल है या बेनिफिशियल है? एनवायरनमेंट, नेचर। अगर ये चेंजेस जब आ जाते हैं, अगर ये माहौल के मुताबिक थे तो ये जो है बेनिफिशियल हो गए, लेकिन अगर माहौल के मुताबिक नहीं है तो ये हार्मफुल होंगे। और जो इंडिविजुअल जो है जब ये वेरिएशन जब माहौल के मुताबिक उसे एडाप्टेशंस कहते हैं, तो बेस्ट सूटेबल जो चेंजेस होते हैं, जो वेरिएशंस होते हैं, उनमें जो आपस में जो मौजूद होते हैं, तो दीज ऑर्गेनिजम्स आर सेलेक्टेड। मतलब हम सिंपली ये कह सकते हैं कि द ऑर्गेनिजम्स विद यूजफुल वेरिएशंस आर सेलेक्टेड बाय द नेचर। तो सर्वाइव कर जाते हैं, जब ये सर्वाइव कर जाते हैं इसे कहते हैं नेचुरल सेलेक्शन। और डार्विन ने इसे नेचुरल सिलेक्शन का नाम दिया था। और हार्बर्ट स्पेंसर एक साइंटिस्ट है, उसने जो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का लफ्ज़ जो है वो हार्बर्ट स्पेंसर ने इस्तेमाल किया था। अब ये वेरिएशन जो है ये इनहेरिटेंस ऑफ द यूजफुल वेरिएशन, जो यूजफुल वेरिएशन है तो ये फिर उसकी इनहेरिटेंस होती है, मतलब नेक्स्ट जनरेशन में जो है ये ट्रांसमिट होती है। आखिर में जो है ये इतनी जो है जनरेशन में, एक जनरेशन में थोड़ी से चेंजेस आ गए, फिर नेक्स्ट जनरेशन में चेंजेस आ गए, फिर नेक्स्ट जनरेशन चेंजेस आ गए, और ये इसकी ट्रांसमिशन होती है। तो आखिर में ये इतनी ज़्यादा जमा हो जाती है कि उसमें से एक कंप्लीट नया स्पीसीज जो है बन जाता है। इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज इज नोन एज स्पीसिएशन एंड दिस इज डिसेंट विद मल्टीप्लिकेशन। मतलब एक ऑर्गेनिज्म है उससे जो है नेक्स्ट जनरेशन पे नेक्स्ट जनरेशन पे नेक्स्ट जनरेशन, आखिर में जो है इसमें इतने ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं कि आखिर में जो है एक नया स्पीसीज बन जाता है। जिराफ के लिए हम लोग डार्विन थ्योरी के बुनियाद पर इस तरह एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि मतलब जिराफ का लॉन्ग नेक किस तरह डेवलप हुआ। तो पहले जो है सारे जिराफ एक जैसे थे और वो ग्रासेस को जो है खाते थे क्योंकि ग्रासेस की कमी नहीं थी। फिर उसमें जो है चेंज आ गया, वेरिएशन। कुछ जिराफ जो है वो वही शॉर्ट नेक वाले थे, कुछ जो उसमें नेक जो है ये लॉन्ग नेक बन गई। अब ये चेंज आ गया, लेकिन ये चेंज माहौल के मुताबिक है या नहीं है तो ये माहौल डिसाइड करेगा। माहौल में भी चेंज आ गया, माहौल में चेंज ये आ गया कि माहौल में जो ग्रासेस थी उसकी कमी आ गई।
जब ग्रासेस की कमी आ गई तो जो लॉन्ग नेक जिराफ से उसने दरख्तों के पत्ते खाना शुरू कर दिए, मतलब ग्रेजर से वो ब्राउज़र बन गई। और जो शार्ट नेक थे वो तो दरख्तों के पत्ते नहीं खा सकते थे। अब अगर आप देखें तो ये जो चेंज था ये यूज़फुल था, क्योंकि वो उसमें सर्वाइवल में हेल्प कर रहे थे हैं, और यहाँ पर जो है वो लॉन्ग नेक जो है उसकी वजह से वो दरख्तों के पत्ते खा सकते थे। यही वजह कि शार्ट नेक वाले जो है वो ख़त्म हो गए ऐसा आहिस्ता, और लॉन्ग नेक जो है दे वर सेलेक्टेड बाय द नेचर। और आजकल के जो जिराफ है उसे अब लॉन्ग नेक के है, शार्ट नेक के जिराफ जो है वो ख़त्म हो गए। अब इसमें जो है कुछ क्रिटिसिज्म भी मौजूद है। क्रिटिसिज्म यह है कि तो यह है कि लेक ऑफ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, इसके लिए कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मौजूद नहीं है। दूसरा यह है कि जॉनसन एक साइंटिस्ट था, उसने पैरामीशियम पे एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट उसने ये किया कि ही सेलेक्टेड द लार्जेस्ट वन फ्रॉम पॉपुलेशन फॉर सेवरल जनरेशन बट नो इम्प्रूवमेंट अकर इन साइज। एक पॉपुलेशन पैरामीशियम का मौजूद था, उसमें जो सबसे लार्ज साइज पैरामीशियम उसको सेलेक्ट किया, उसके से नेक्स्ट जनरेशन पैदा हुआ, उस जनरेशन में जो नेक्स्ट लार्ज साइज था वो सेलेक्ट किया। इस तरह वो कई जनरेशन तक इस तरह जो है वही पैरामीशियम सेलेक्ट कर रहा था जो जिसका साइज़ सबसे बड़ा था। लेकिन आखिर में जो है कोई मतलब इस तरह पॉपुलेशन पैदा नहीं हुआ कि उसका साइज जो है बाकी से बड़ा हो। इट डजंट एक्सप्लेन द काजेज ऑफ वेरिएशन। वेरिएशंस होते हैं लेकिन किस तरह होते हैं ये डार्विन को भी पता नहीं था उस टाइम। एंड डार्विन in fact considered our variations as heritable। डार्विन ने कहा था कि वेरिएशन आर हेरिटेबल, और आजकल आप लोग जानते हैं कि ओनली दोज वेरिएशंस आर हेरिटेबल विच अकर इन जर्म सेल्स। सोमेटिक सेल चेंजेस जो है उसकी इनहेरिटेंस नहीं होती। फिफ्थ ये है कि इट डज़ नॉट गिव एडिकेट एक्सप्लेनेशन फॉर द अकरेंस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ये कहते हैं कि मतलब जो करेक्टर्स या जो ट्रेट्स जो है ये बेनिफिशियल होंगे वही जो है उसके नेक्स्ट जनरेशन में जो है ये इनहेरिटेंस होती है। लेकिन जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स होता है आप लोग जानते हैं उसके कोई काम नहीं होता, फिर भी जो उसकी इनहेरिटेंस होती है। और आखिर में जो है कि इट डज़ नॉट एक्सप्लेन द एब्सेंस ऑफ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स। ये एनिमल ग्रुप के दरमियान जो है कनेक्टिंग लिंक को मुख्तलिफ एनिमल ग्रुप के दरमियान कनेक्टिंग लिंक जो है वो एब्सेंट है, लेकिन उसको भी जो है ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ये जो थे ये उसके क्रिटिसिज्म थे। फिर उसमें कुछ चेंजेस हो गए डार्विन थ्योरी में, और उसे कहते हैं न्यू डार्विनिज्म या उसे कहते हैं मॉडर्न सिंथेसिस। इंशाल्लाह फिर वो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उसमें।